हेलो कॉमर्स चैम्प्स, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडी कॉमर्स रूट्स। हमने स्टार्ट किया था बीकॉम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर यूनिट 1। एक्चुअली यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कहाँ पर स्टार्ट करें, अब हम स्टार्ट करें यूनिट 2 को। यूनिट 2 में हमारे मेनली 2 टॉपिक हैं, मतलब जब सिलेबस हम पढ़ेंगे ना तो यूनिट 2 में सिर्फ 2 टॉपिक हैं, दैट इज योर फर्स्ट डेप्रिसिएशन एंड सेकेंड इज योर रॉयल्टी अकाउंट। तो पहले जैसे फॉर्मेट में ही चलेंगे कि डेप्रिसिएशन की पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं हम वो कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ यूनिट 2 टॉपिक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या, देखो बहुत लेमन लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में अगर हम समझें डेप्रिसिएशन होता क्या है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ योर फिक्स्ड एसेट। डिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, या हिंदी में मैं बोलूँ जब मेरी फिक्स्ड एसेट, जो मेरे फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू जब कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कार परचेज किया है तो क्या मैं कार हर 1 साल के अंदर बदलूँगी? नहीं बदलूँगी, ठीक है। ये होता है फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट जो लंबे टाइम तक चलने वाले हैं, तो जैसे कार है तो कार मेरी 5-6 साल 10 साल ऐसे चलने वाली होती है। क्या जो मैंने कार 10 लाख की खरीदी थी आज की कीमत वही होगी क्या? जो मैंने कार 2018 को जो मैंने परचेज की थी, क्या अभी वही अमाउंट 2026 में होगी क्या? नहीं, कम होगी ना। तो जो कम हो रही है वैल्यू उसको ही हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब समझ आए कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। जो मेरे एसेट है उसकी जब वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब फिर डेप्रिसिएशन लगता कैसे है, क्यों होता है, इसका हम रीजन इसमें पढ़ेंगे। मीनिंग क्या बोला है? मीनिंग बोला है डेप्रिसिएशन मीन्स ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू of assets over time due to usage, wear and tear, passage of time। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या, वही बोला है कि जब ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है, कॉन्टिन्यूसली बेसिस में जब मेरे एसेट की वैल्यू कम होती जाती है ड्यू टू रीजन्स क्या क्या दिए हैं ओवर टाइम। कि देखो 2018 से 2026 तक बहुत सारा टाइम हो गया ना, तो टाइम की वजह से कम होता है। ड्यू टू यूसेज, मैंने यूज़ बहुत सारा कर दिया, उसका टाइम तो कम हुआ है बट मैंने अभी लिया था 2023 में, अगर मैंने कार ली थी और अभी 2026 चल रहे तो 3 साल बस हुए हैं, ज़्यादा टाइम कहाँ हुआ है। लेकिन मैंने उसको इतना ज़्यादा घुमाया, इतना ट्रैवल किया उसके साथ कि उसके जो फंक्शंस है वो थोड़े प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा। क्यों? यूसेज के ऊपर पे। फिर वियर एंड टियर, जैसे कपड़े वगैरह हम ले रहे हैं, पहने और वो थोड़े फट गए, उसकी भी कम हो जाएगी ना वैल्यू। देन पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के मतलब 2018 से 2026 2028 ऐसे करके हमारे जो साल बीतते हैं उसको बोलते हैं यूसेज ऑफ टाइम। डेप्रिसिएशन का मतलब समझ आए। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एसेट में जब मेरी वैल्यू कम होती है उसको डेप्रिसिएशन। कारण क्या होते हैं, उसके कॉजेज होते हैं यूसेज ऑफ टाइम, टाइम की वजह से मैंने इतना सारा यूज़ कर दिया है, वेयर एंड टियर और टेक्नोलॉजी चेंज। अब आते हैं फीचर्स नेचर्स बोल सकते हैं हम इसको। पहला फीचर है एप्लीकेबल ओनली ऑन फिक्स्ड एसेट। सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पे ही एप्लीकेबल होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स मैंने भी बताया ना, वो एसेट्स जो 1 साल के अंदर हम चेंज नहीं करते, ठीक है। विद इन 1 ईयर हम इसको चेंज नहीं करते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा बिल्डिंग, जो मेरा 1 साल से ज़्यादा के लिए चलता है। बिल्डिंग में मशीन, प्लांट, ये सारे मेरे एसेट्स तो हैं, बट कौन से एसेट्स हैं? जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो मेरे 1 साल से ज़्यादा तक चलेंगे। इट इज़ नॉन कैश एक्सपेंस। कि कैसा एक्सपेंस है? खर्चा तो है मेरा, डेप्रिसिएशन में जब मेरी वैल्यू कम हो रही खर्चा तो जा रहा है, बट कैसा खर्चा? नॉन कैश एक्सपेंस। ऐसा खर्चा जिसमें मेरा कैश खर्च नहीं हो रहा है, ऐसा खर्चा जिसमें मेरा कैश खर्च नहीं हो रहा है। ये कैसा खर्चा होता है? ये ऐसा खर्चा होता है कि मुझे यहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैंने कार खरीदी थी 15 लाख की, 15 लाख में अभी मेरी वैल्यू बची है 10 लाख, ठीक है, कम होते होते 10 लाख बची है, तो क्या मैं 5 लाख किसी को दे रही हूँ? नहीं, ऑटोमेटिकली वो खर्च हो रहा है, कम हो रही है वैल्यू, तो इसलिए इसको क्या बोला था? नॉन कैश एक्सपेंसेस। फिर बोला है इट इज़ कॉन्टिन्यूस एंड ग्रेजुअल। कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसा है कि 1 साल में लगा, फिर दूसरे साल नहीं लगा, तीसरे साल नहीं लगा, फिर 4th ईयर लग गया, ऐसा नहीं होता ना। धीरे धीरे रोज़ रोज़ जब हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे डेप्रिसिएशन की वैल्यू, फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होती जा रही है। कॉन्टिन्यूस भी होता है और ग्रेजुअल होता है। लास्ट है चार्ज एवरी ईयर। हर साल हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो एसेट है उसकी वैल्यू क्या चल रही है मार्केट में।
पहला फिक्स्ड एसेट में चार्ज होता है, सेकेंड हमने पढ़ा नॉन कैश एक्सपेंस है, थर्ड हमने पढ़ा ग्रेजुअल और कॉन्टिन्यूस डिक्रीज होता है, देन हर साल इसको चार्ज होता है। आगे बढ़ते हैं कॉजेज या रीजंस कि रीज़न क्या होता है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। पहला रीज़न है वेयर एंड टेयर का, सेकंड टाइम फैक्टर कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, यूसेज मैंने यूज़ ज़्यादा किया, टाइम उतना नहीं हुआ बट यूज़ ज़्यादा हो चुका है, एक्सीडेंटल कॉज कि युद्ध हुआ, कार खड़ी थी उसमें आके बम फूट गया, ठीक है, या बॉल लग गई, कुछ भी नेचुरल कॉजेज हो गए उसकी वजह से डैमेज हो गई है मेरी मशीन। टेक्नोलॉजी चेंज, टेक्नोलॉजी जब मेरी चेंज हो गई है कि पहले दूसरी टेक्नोलॉजी थी अब दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जो पहले वाले की जो वैल्यू थी वो तो कम हो जाएगी। फ़ोन्स में यही होता है ना कि अगर आईफोन 15 है तो अगर आईफोन 17 आया तो 15 की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। कहानी समझ आई। अब आते हैं नीड्स इंपॉर्टेंट कि डेप्रिसिएशन का नीड क्यों है। पहला नीड है ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेशन। डेप्रिसिएशन मुझे हेल्प करता है टू कैलकुलेट ट्रू प्रॉफिट, सही प्रॉफिट निकालने में कौन हेल्प करता है, मेरा डेप्रिसिएशन। कैसे हेल्प करता है, क्योंकि अगर मेरा जो एसेट है, मान के चलो मैंने बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग मेरी बनी है 10 लाख में, नहीं 10 लाख तो बहुत कम है, बिल्डिंग मेरी बनी है 80-90 लाख में, ठीक है, 90 लाख में मेरी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। अब वो 90 लाख में मैंने तो यही खुश हूँ कि वाओ मेरी तो 90 लाख का एसेट्स बना हुआ है, 90 लाख का एसेट्स बना हुआ है। अब देखो एक चीज़ ध्यान देना कि जो लैंड है ना, लैंड जो हम लैंड खरीदते हैं उसमें डेप्रिसिएशन कभी नहीं लगता है, उसमें हमेशा हमारा बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे गोल्ड है, लैंड है, ये सारे एक ऐसे एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं, बट एक ऐसे एसेट्स हैं जिस पे मेरी वैल्यू कम नहीं होने वाली, वो हमेशा बढ़ने वाली वैल्यू है। लेकिन जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग की तो वैल्यू कम होगी, मशीन है, मशीन की भी वैल्यू कम हो जाएगी। तो क्या होता है, जैसा कि मैंने मशीन परचेज़ की है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उसको यूज़ करते करते, और मैं तो यही सोच के बैठी हूँ कि 90 लाख की तो मेरे पास मशीन आ चुकी है। तो 90 लाख की मशीन नहीं होगी वो, आपने जितने टाइम, उसको 10 साल हो चुका है ना, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, हो सकता है उसकी वैल्यू सिर्फ 40 लाख बचे। तो मुझे ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट करने में कौन हेल्प करता है, डेप्रिसिएशन हेल्प करता है। फिर करेक्ट एसेट्स वैल्यू, मुझे अपनी एसेट की करेक्ट वैल्यू पता चलेगी कि जो मशीन मैंने खरीदी थी 90 लाख की, अब वो सिर्फ 40 लाख की बची है, तो मुझे एसेट की करेक्ट वैल्यू पता चलेगा। थर्ड, रिप्लेसमेंट प्लानिंग। अब जैसे हम कार की प्लान करते हैं ना कि अरे यार 10 साल हो गए मेरे कार को, अब मुझे चेंज करना है कार, तो चेंज करने का आइडिया कहाँ से आया, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम हो रही है। अब मैं बोलूँगी ना कि अगर मेरा फ़ोन है जो कि मैंने ख़रीदा था 22,000 का, अब मुझे उसको चेंज करना है, तो पूछ रहे कि कितने में बिकेगा वो, तो 22,000 का फ़ोन अगर अभी वो 15,000 में बिक रहा है, तो जो डिफरेंस आ रहा है वही डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, रिप्लेसमेंट प्लानिंग कर सकती हूँ कि बहुत टाइम हो गया मुझे चेंज करना है। फिर लीगल रिक्वायरमेंट, इसकी लीगल रिक्वायरमेंट भी है, डेप्रिसिएशन की लीगली रिक्वायरमेंट भी मांगी जाती है ताकि हम ट्रू कैलकुलेशन कर सकें। फिर इसका एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। इन सब के मतलब क्या होता है, इसको याद कर लेना फॉर्मूला, जब क्वेश्चन करेंगे ना तब काम आएगा। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब मशीन खरीदी थी अगर हमने 30 लाख की, ओरिजिनल कॉस्ट। स्क्रैप वैल्यू बोल सकते हैं इसको, या नेट रेसिड्यूअल वैल्यू बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, नेट रेसिड्यूअल वैल्यू भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको बेचूंगी तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, इसको बेचने के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो स्क्रैप वैल्यू, अगर 30 लाख की मशीन मैंने ओरिजिनल तब खरीदी थी, अभी उसकी वैल्यू बची है 10 लाख की, ठीक है। और उसको टाइम कितना हो गया, यूज़फुल लाइफ, या फिर हम बोल सकते हैं इसको एस्टिमेटेड लाइफ, यूज़फुल लाइफ या फिर एस्टिमेटेड लाइफ। इसको हम यूज़ करते करते हो चुके हैं 10 साल। बस 20 लाख कैसे इसको यूज़ करेंगे, फॉर्मूले को 30 लाख माइनस 10 लाख अपॉन 10, तो बचेगा कितना, 20/10। समझ आया। तो हमने 2 लाख क्या निकल गया, हमारा डेप्रिसिएशन निकल चुका है। होप इट्स क्लियर। इतनी कहानी आप लोगों को समझ आई। ये हम थ्योरी पार्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर पेपर में डेप्रिसिएशन पूछा जाए ना कि एक्सप्लेन व्हाट इज डेप्रिसिएशन या कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आप भर भर के पेजेस में आ पाओ कि ये होता है डेप्रिसिएशन, ये इसके फीचर्स, ये फीचर 1 है इसको एक्सप्लेन करो, फीचर 2 है उसको पूरा एक्सप्लेन करो, फिर इंपॉर्टेंस में आना है या कॉजेज में आना है, इसको एक लाइन मतलब सब हेडिंग, देन उसको पूरा एक्सप्लेनेशन करो ताकि आपके इसमें पेज भरेंगे। अब आता है टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ थ्योरेटिक ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या बोला है, स्ट्रेट लाइन मेथड। कितने होते हैं,
1 2 3 एंड 4 मेथड। एक्चुअली होते तो तुम्हारे 8 मेथड्स हैं, बट अभी हम सिर्फ 4 पढ़ते हैं क्योंकि तुम्हारे सब्जेक्ट में सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड और WDB मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड ऐसा मेथड जो एक सिंगल लाइन में चल रहा है, यही समझे इसके नाम से, एक ऐसा मेथड जो एक सिंगल लाइन में चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमेशा एवरी ईयर ना आपका इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। इट इज चार्ज इक्वली एवरी ईयर ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। हर साल एक सा एसेट यूज़ होता है, जैसे वैल्यू यूज होती है। 10 लाख की थी मशीन, अब 10 लाख में मैंने बोल दिया कि 10,000 डेप्रिसिएशन है, तो हर साल कितने से कम होगी? 10,000 से। 10,000 तो हर साल जब हम 10,000 को यूज़ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं। कहानी समझ आई क्या बोल रही हूँ मैं? स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब अगर मैंने बोला है कि मेरी मशीन है 30 लाख की, 30 लाख के लिए, और आप ना इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करो 10,000 बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या है? अब एक साल 10,000 है, तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, हर साल आपको 10,000 ही चार्ज करने हैं। क्यों करना है? क्योंकि मेथड ही यही बोलता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक लाइन पे चलो, हमें ज़्यादा झमेला नहीं करना है ये। ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। अब बताओ, क्या एक ही जो अमाउंट है क्या वही डेप्रिसिएट करेगी? हो सकता है ना कि और ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगे या कम डेप्रिसिएशन लगे, ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये मेथड प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। बट ठीक है, इसके हम ये फीचर्स लिखे हुए, इसके फीचर्स पढ़ते हैं। ये समझ आए? स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब एक ऐसा मेथड जो एक सिंगल लाइन में चलता है, मतलब पूरे साल, जितने भी साल डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तब तक सिर्फ एक ही अमाउंट उसमें डेप्रिसिएट होगा। पहला बोल रहा है सिंपल एंड ईजी टू कैलकुलेट। अब भाई सिंपल तो होगा ही, क्यों? क्योंकि हम सब एक 10,000 ले लिया, 10,000 को हर साल लगाते जाओ। फिर सेम अमाउंट एवरी ईयर, सेम अमाउंट एवरी ईयर, वही मेन सेम है। सूटेबल फॉर बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ये बिल्डिंग और फर्नीचर के डेप्रिसिएशन में सूटेबल होता है कैलकुलेट करने में। फिर आता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड हमारा मोस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो है मेथड है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ एसेट। रिमेनिंग वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर 1 लाख की मशीन थी, 1 लाख की मशीन में अगर मेरा 10% डेप्रिसिएशन लगा, तो कितना बचा आपके पास वैल्यू? 90,000 बची। अब उस 90,000 में आपको 10% लगाना है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता था? स्ट्रेट लाइन मेथड आपको बोलता था, कैमरा तो नहीं हिला, देखो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलता था आपको? स्ट्रेट लाइन बोलता था कि 1 लाख है ना आपकी मशीन की वैल्यू, इससे आप 10,000 लगा रहे हो, कितनी बची? 90,000। ये 90,000 बचा। अब आपको 1 लाख पे फिर 10,000 लगाना है, ये समझे? ये क्या बोलेगा आपका? WDB मेथड। 10,000 है, सॉरी 1 लाख है, 1 लाख का 10% आपने कितना निकाला? 10,000। 10,000 पे आपको निकला 90,000। अब इस 90,000 पे लगाना है हमको जो रिमेनिंग वैल्यू ऑफ एसेट, इतनी 90,000 रिमेनिंग है ना। अब इस पे आप क्या निकालो? 10% निकालो। अब जब हम इस पे 10% निकालेंगे तो मेरा क्या आएगा? 9,000। तो कितना रिमेनिंग बच जाएगा? 81,000। अब इस पे भी क्या निकालो? इसका 10% निकालो। ये जो वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू आ रही है ना, उसका हम 10% निकाल दो, तो ये सही है। जो रिमेनिंग वैल्यू आती जा रही है बाय ईयर हम उस पे निकालेंगे डेप्रिसिएशन। इसका फीचर क्या बोलता है? हायर डेप्रिसिएशन इन अर्ली ईयर्स। बहुत ज़्यादा हायर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है पहले सालों में। डिक्रीज ओवर टाइम टू टाइम वो क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। सूटेबल फॉर मशीन एंड व्हीकल्स। मशीन और व्हीकल्स में ज़्यादा सूटेबल होता है कौन सा मेथड? WDB मेथड। स्ट्रेट लाइन क्या बोलता था? हम एक सिंगल लाइन में चलेंगे, हर साल डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट पे चार्ज होगा। 1 लाख की थी, 1 लाख पे हम चार्ज करते चलेंगे। फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या बोलता था? कि जो रिमेनिंग वैल्यू एसेट की, रिमेनिंग वैल्यू जितनी बाकी की वैल्यू है एसेट्स की, हम उस पे चार्ज करेंगे, ना कि एक ही वैल्यू पे। इस वैल्यू पे नहीं, जितनी एक्स्ट्रा वैल्यू आती जाएगी ना रिमेनिंग बाकी की वैल्यू, हम उस पे चार्ज करेंगे। अब बोला है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड क्या बोलता है? दिस मेथड कंसिडर द IOC। IOC का मतलब यहाँ पे होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
इन्वेस्टेड इन द एसेट। इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब पहले समझा दो दीदी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा, देखो कैपिटल का मतलब वो पैसा होता है जो ओनर अपने बिजनेस में डाल रहे हैं। तब बिजनेस की भी तो जिम्मेदारी है ना कि वो अब कुछ हिस्सा इन्वेस्टर को दे या उसके ओनर को दे। तो जो हिस्सा देता है ना कुछ इंटरेस्ट, जैसे कि राजू ने अपनी जो कंपनी है घपला लिमिटेड उसमें पैसा लगाया है 3 करोड़ का, तो वो कैपिटल कहलाएगा। अब जो घपला लिमिटेड कंपनी है उसका भी तो ये दायित्व बनता है, ऑब्लिगेशन बनती है कि उस 3 करोड़ में उसको बढ़ा कर दे, यही होता है ना। तो उसने फॉर एग्जांपल उसको दे दिए 4 करोड़, तो 1 करोड़ जो एक्स्ट्रा दिया ना उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ गए ये बात? तो ये बोलता है कि एसेट है उसमें तो कुछ इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका पहला फीचर क्या है? डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू एनुअल फिक्स एनुअल चार्ज। मतलब जब हम डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को दोनों को जब ऐड करेंगे ना उस पर हम क्या करेंगे? फिक्स्ड एनुअल चार्ज लगेगा। ठीक है, मोर एक्यूरेट बट कॉम्प्लेक्स, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट को भी अपने साथ चार्ज करता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है। सेम अमाउंट इज चार्ज एवरी ईयर, जैसे इसमें था ना कि सेम अमाउंट हर साल चार्ज होता था, वैसे ही करेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है? डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड एनुअल चार्ज। लास्ट हमारा मेथड आता है मशीन आर मेथड। मशीन आर मेथड क्या बोल रहे हैं? डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन यूसेज इंस्टेड ऑफ टाइम। हम इसको यूसेज पर बेस्ड करते हैं। यूसेज मतलब हमने कितना यूज़ किया है, ना कि टाइम पे। अब आपने मशीन ला के रख दी है, अब 10 साल से खड़ी हुई है वहीं पे, कोई उसका काम ही नहीं हुआ है, क्या डेप्रिसिएशन तो लगेगा, बट बहुत मिनिमल से डेप्रिसिएशन लगेगा ना। लेकिन ये बोलता है कि हमको टाइम से मतलब नहीं है, वो मशीन को आपने कितना रगड़ा है, कितना यूज़ किया है, हमको उससे मतलब है। होता है कि 1 साल आई है मशीन, 1 साल ही हुआ है और हमने उसको इतना यूज़ कर दिया है कि अब ऐसा लग रहा है कि 7 साल पहले की मशीन है। ऐसा होता है कि लड़के लोग बाइक लेकर आते हैं, उसको इतना शौक से चलाएंगे, इतना ज़्यादा चलाएंगे, इतना ज़्यादा चलाएंगे, गिरेंगे उठेंगे। इससे ये होता है कि जो मशीन जो 1 साल पहले बाइक ली थी वो ऐसा लग रहा है कि बहुत पुरानी बाइक है। तो ये जो बोल रहे हैं ना मशीन आर मेथड, मशीन आर मेथड मतलब कि वो मशीन कितने घंटे चली है हमको उससे मतलब है, कितना यूज़ हुआ है उसका हमको उससे मतलब है। इसके फीचर्स क्या बोले हैं? वेरी एक्यूरेट फॉर मशीन, से मशीन को कैलकुलेट करने के लिए बहुत एक्यूरेट है ये। बेस्ड ऑन एक्चुअल यूसेज, ये एक्चुअल यूसेज पे मानी गई है कि एक दिन में कितने घंटे चल रही है, हमको सिर्फ उसके चलने से मतलब है। इतनी कहानी समझ आई? फिर इसमें बस कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन अगर बोला है, मेंशन किया है कहीं पर भी इक्वल डेप्रिसिएशन, तो हम क्या यूज़ करेंगे? SLM मेथड को यूज़ करेंगे। अगर वो इस क्वेश्चन से अगर क्वेश्चन बोलता है रेट % ऑन बुक वैल्यू, तो हम क्या यूज़ करेंगे? WDV मेथड यूज़ करेंगे। SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड। होप इट्स क्लियर। क्या क्या पढ़ा आज हमने पहले डेप्रिसिएशन का मीनिंग पढ़ा। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड का मैं फोकस कर रही हूँ, आप भी इसका ध्यान रखना, फिक्स्ड बोलना ज़रूरी है। ठीक है, हमारी जब एसेट कम होती है, फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इसके कारण क्या है? कॉजेज़ क्या है? बहुत ज़्यादा हमने टाइमली यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहे हैं। यूसेज, वेयर एंड टेयर, टेक्नोलॉजी चेंज, या नेचर के थ्रू या एक्सीडेंटल के थ्रू, किसी के भी थ्रू हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज हो रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ा। पहला इंपॉर्टेंस क्या था? ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेशन, कि इससे हमको सही पता चल जाता है कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही जा रही है। सेकंड, करेक्ट वैल्यू ऑफ एसेट, हमको अपनी एसेट की सही वैल्यू पता चलती है। रिप्लेसमेंट प्लानिंग, अब मुझे पता है कि यार अब तो मेरी मशीन ना बहुत बूढ़ी हो गई है, मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा, तो ये प्लानिंग मेरे दिमाग में आ जाती है। फोर्थ, लीगल रिक्वायरमेंट, लीगली रिक्वायरमेंट है डेप्रिसिएशन की। हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल टाइम। तो ओरिजिनल कॉस्ट मतलब मैंने कितने रुपए में खरीदी थी, स्क्रैप वैल्यू मतलब अब मैं उसको अगर भंगार में बेचूंगी तो मुझे कितने की मिलेगी, और यूजफुल टाइम मतलब एस्टिमेटेड टाइम कि कितने साल से वो यूज़ हो रहा है। फिर हमने कुछ टाइप्स देखे, पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, योर एन्युटी मेथड एंड योर मशीन आर मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड बोलता है एक सिंगल लाइन पे चलाओ। WDV मेथड जितना रिमेनिंग वैल्यू बच रहा है ना उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। एन्युटी मेथड बोलता है कि डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी चार्ज में फिर डेप्रिसिएशन को पूरा कैलकुलेट करो। और ये बोलता है कि भाई मैं ना टाइम नहीं देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि मशीन कितने यूज़ किया, कितनी देर तक उसको यूज़ किया गया है।
10 साल आई है, 5 साल हुए हैं उसको, मुझे इससे मतलब नहीं है। वो यूज़ कितने देर तक हुई है, उसका यूसेज कितना है, मुझे उससे मतलब है। सो होप इट्स क्लियर। आज हमने क्या पढ़ा था, डेप्रिसिएशन। यूनिट 2 का हमने स्टार्ट किया है, ये था थ्योरी। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ डेप्रिसिएशन। तब तक के लिए अगर आपने यूनिट 1 नहीं देखा है तो यूनिट 1 देखो, उसके बाद ये वाले वीडियो देखना। तब तक के लिए बाय बाय।